हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक न्यू आईपीओ जो कि 30 तारीख को ओपन होने जा रहा है, मतलब कल की डेट में। और ये वो आईपीओ है जिसका काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को कई सालों से इंतज़ार था इस आईपीओ के आने का। और ये जो आईपीओ है इसका नाम है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये वो कंपनी है और ये जो है कल की डेट में मतलब 30 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम इसका बिजनेस समझेंगे, इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। वहीं पर उसके साथ साथ अगर हमें ये आईपीओ मिलता है तो हम इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, पूरा रिव्यू करेंगे इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं इस कंपनी का बिजनेस, ये कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। मैं एनएसडीएल के बिज़नेस की बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो इन्वेस्टर्स और ब्रोकर को शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में खरीदने और बेचने में सपोर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ये जो कंपनी है किस तरीके से सपोर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है उसको भी हम थोड़ा समझते हैं। तो उसके लिए आपको एनएसडीएल के साथ साथ सीडीएसएल को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का काम जो है ना एकदम सेम है। एनएसडीएल क्या करता है, एनएसडीएल के अंदर जो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स हैं वो आते हैं, उनको ये जो एनएसडीएल है वो सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। वहीं पे सीडीएसएल के अंदर जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनको ये उनके शेयर्स को सपोर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये करती क्या है कि आप भी कोई भी स्टॉक खरीदते हो, इन दोनों में से कोई भी एक्सचेंज के स्टॉक खरीदते हो, चाहे एनएससी बीएससी पे स्टॉक खरीदते हो, तो उसको वो आपके डीमेट अकाउंट में जाता है। ठीक है, डीमेट अकाउंट में जाने के बाद आपको अगर वो आपके डीमेट अकाउंट में तो सेफ़ है। ठीक है, सेफ़ है। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हेल्प ले सकते हो, कोई हेल्पलाइन नंबर होता है इनके, तो उन पर हेल्प लेते हो। तो ये जो है ना ये कंपनी यही करती है, आपके स्टॉक्स को सेफ रखती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड कराती है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो ये इनका काम है। ठीक है, तो वहीं पे जब आप उस स्टॉक को खरीदने का जब बेचोगे, खरीदते हो या बेचते हो, तो उसमें कुछ चार्जेस करते हैं जिससे आप डीपी चार्ज कह सकते हो। तो डीपी चार्ज कहते हैं उसे, और इसी से इनका इनकम होता है, इन्हीं सबसे इनका इनकम होता है। और इन दोनों को कंट्रोल करता है सेबी। सेबी जो है ये इन दोनों को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से जो आप एनएससी अगर बीएससी में देखोगे तो जो भी ट्रेड होता है, जो भी ट्रेड, चाहे वो एनएससी के स्टॉक हो चाहे बीएससी के स्टॉक हो, जो भी ट्रेड होता है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनमें ये दोनों के दोनों सपोर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं उन स्टॉक्स को। तो इस तरीके से ये इसका बिजनेस है और इसी बिजनेस की वजह से ये मार्केट लीडर है। ये दोनों ही एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के दोनों मार्केट लीडर है और अच्छा खासा मार्केट शेयर भी कैप्चर करते हैं। अगर एनएसडीएल की बात करूँ ना तो 96.98% मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, इतना अच्छे तरीके से। तो एक तरह से मोनोपोली ही हो गया। ठीक है, तो ये इसका बिजनेस है। आप सीधे चलते हैं इसके आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। तो ये जो आईपीओ है वो 30 तारीख को ओपन हो जाएगा, मतलब कल की डेट में, और 1 अगस्त लास्ट अप्लाई डेट होगा। वहीं पे अगर मैं इशू प्राइस की बात करूं तो 760 से 800 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं पे ये जो कंपनी है वो बीएससी पर लिस्ट होगा। और तो रिटेलर्स की बात करें तो 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। वहीं पे अगर मैं इशू साइज़ या मार्केट कैप की बात करूँ तो ये 4011 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप होगा। लिस्टिंग के बाद जो है करीब 16 से 17,000 करोड़ के आसपास ये पहुंच जाएगा इसका मार्केट कैप। वहीं पे ये जो कंपनी का अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। वहीं पे जो इनके एम्प्लॉयर हैं तो उनको 76 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। जब 1 अगस्त लास्ट अप्लाई डेट होगा तो उसमें 4 से 5 तारीख को आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मैसेज के थ्रू कि आपको ये आईपीओ मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो आपके अकाउंट में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये आईपीओ मिला है तो आपके डीमेट अकाउंट में 5 तारीख को शो होगा। वहीं पर लिस्टिंग की बात करें तो 6 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। एक शेयर का प्राइस जो है वो 760 से 800 रुपये रखा गया है। वहीं पे एक लोट के अंदर आपको 18 शेयर्स मिलेंगे और एक लोट का जो प्राइस रखा गया है वो 14,400 रुपये होगा। वहीं पे स्मॉल एचएनआई कोटे की बात करें तो 2 से 10 लाख इन्वेस्ट किया जा सकता है और मिनिमम लोट साइज़ जो है 14 अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे बिग एचएनआई कोटे की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं लोट साइज़ की बात करूँ तो मिनिमम 70 लोट साइज़ रखा गया है। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूँ तो उसमें आप देखेंगे कंपनी का जो एसेट्स है, यहाँ पे देखेंगे मार्च 2023 में कंपनी के पास 2093 करोड़ के आसपास एसेट्स था। वहीं पे मार्च 2025 आते आते ये एसेट्स बढ़कर 2,984 करोड़ के आसपास पहुंच गया। वहीं पे कंपनी के रिवेन्यू की बात करें या सेल्स की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 2023 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 1,099 करोड़ के आसपास हुआ करता था, लेकिन मार्च 2025 आते आते ये रिवेन्यू बढ़कर 1,535 करोड़ के आसपास पहुंच गया। वहीं पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें
तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2023 में कंपनी जो है 234 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती थी, लेकिन अब मार्च 2025 आते आते कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 343 करोड़ के आसपास पहुँच गया। वहीं पे ईबिटा की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी जो है 328 करोड़ का ईबिटा था कंपनी का। वहीं पे मार्च 2025 आते आते ये बढ़कर 492 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2023 में कंपनी का जो नेटवर्थ था वो 1428 करोड़ के आसपास था, लेकिन मार्च 2025 आते आते कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 2000 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो अच्छा खासा हर तरह से कंपनी का जो फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, हर जो भी पूरा फाइनेंशियल डेटा जो है इसका काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व देखेंगे, रिजर्व सही से दिया हुआ नहीं है, अभी रिजर्व और बोरिंग नहीं दिया हुआ है, तो उसको भी एक बार हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसके रिजर्व पे और इसके बोरिंग पे। तो इसका बोरिंग आप देखिए, बोरिंग इसके पास देखोगे तो 12, 9, 3, 17, 14, 10 करोड़, ठीक है, ये बोरिंग है इसका, जो कि काफ़ी कम बोरिंग है। वहीं पे इसके मुकाबले इसका रिजर्व देखिए, 2020 में कंपनी के पास 807 करोड़ का रिजर्व था, लेकिन आज के टाइम में देखिए 1965 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो कंपनी के पास रिजर्व बहुत अच्छा है, और वहीं पर बोरिंग जो है ना के बराबर, एक तरह से 10 करोड़ का सिर्फ बोरिंग है, ठीक है। अगर मैं इस कंपनी के की फंडामेंटल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो ROE है और ROCE है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 15% तो मिनिमम होना ही चाहिए, और इससे ऊपर हो तो अच्छी बात है और अच्छा होता है, ठीक है। वहीं पे कंपनी का जो RONW है वो भी 17% के आसपास है, ये भी अच्छा है। वहीं पर कंपनी का जो पेट मार्जिन है, पेट मार्जिन भी 22.35% है। नॉर्मली अगर 10% हो या 10% से ऊपर हो ना, जितना ज़्यादा ऊपर हो उतना अच्छा कंपनी प्रॉफिट शो करता है, ठीक है। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो पता चल रहा है। वहीं पे ईबिटा मार्जिन भी बता रहा है कि काफ़ी अच्छा इसका ईबिटा मार्जिन है, 23.95% का तो ईबिटा मार्जिन है। 20% से अगर ऊपर ईबिटा मार्जिन होता है ना, तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कंपनी अच्छा खासा अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ठीक है। तो ये दोनों ही आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा है, कंपनी का कोर बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल रही है। लेकिन यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो वो है करीब 8 के आसपास चल रहा है, जो कि दिख रहा है ये फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। मतलब ओवर वैल्यूड तो नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर चल रहा है। वहीं पे अगर इसका EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर, कि हर एक शेयर पर कितना कंपनी अर्न कर रही है, तो ये जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लिस्टिंग से पहले अभी 17.16 दिया गया है, ठीक है। लिस्टिंग के बाद अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे इसका जो PE रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी देखोगे कि करीब 46.63 के आसपास चल रहा है इसका PE रेशियो, जो कि मैंने ही बोला कि थोड़ा ओवर मतलब फेयर वैल्यू से ऊपर है। और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मली 30 रुपये के आसपास होना चाहिए, 30 के आसपास, ठीक है, लेकिन ये 30 से भी ऊपर है। तो यहाँ पर यह है कि अगर ये फेयर वैल्यू से ऊपर चल रहा है, ठीक है, और फेयर वैल्यू से ऊपर मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड के आसपास आ रहा है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि लिस्टिंग के बाद क्या हमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, तो पहला नंबर ये तो पॉजिटिव में ही ओपन हुआ, क्योंकि इतना अच्छा कंपनी है, क्योंकि ये एक तरह से मोनोपोली कंपनी हो गया। इस मार्केट के अंदर ये मोनोपोली टाइप का बिजनेस ही कर रहा है, एक तरह से आप अगर इसके बिजनेस को समझ पाए हो तो। वहीं पे अगर इसके फंडामेंटल्स भी देखो तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, ठीक है, ईबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छा, ROE ROC भी अच्छा है, RONW भी अच्छा है। सिर्फ बस थोड़ा सा ना ये फेयर वैल्यू से ऊपर उठ चुका है, मतलब ओवर वैल्यूड तो नहीं, लेकिन ओवर वैल्यूड के आसपास ही चल रहा है। तो अगर मैं आप रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न कितना निकाल कर दे सकता है, तो ये जो है ना कंपनी, ये मिनिमम 12 से 15% के आसपास, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 12 से 15% ये मिनिमम रिटर्न निकाल कर देगा। और मैक्सिमम की बात करूँ तो 30 से 35% ये जो है मैक्सिमम रिटर्न निकाल कर दे सकता है आपको। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज ये 15% के आसपास आपको रिटर्न निकालता हुआ दिख जाएगा। और वहीं पे इस कंपनी के अंदर आप शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल अपना व्यू रखिए कि शॉर्ट टर्म में तो करना ही करना है, आपको ये IPO में अप्लाई करना ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से भी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कंपनी का शेयर का प्राइस है, अभी मान लेते हैं अगर 800 रुपये पर भी लिस्ट होता है ना, तो इसके बाद भी इसमें जो गेन होगा ना वो करीब 900 से 950 या उससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये 1 साल से 2 साल के अंदर ये 1000 रुपये से लेकर ये 1500 तक आराम से जा सकता है। 2 साल तक का आपको नज़रिया तो बनाना ही पड़ेगा। और तो इसमें आप हो सके तो लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी के IPO में जरूर अप्लाई करना चाहिए। 15% भी अगर आपको रिटर्न निकाल कर दे पा रहा है तो आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।